दोस्तों, आज जिस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कि यहाँ पे जजेस वगैरह होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है और इनकी अगर सीट्स होती है, अगर उसको इंक्रीज़ करनी हो तो वो इंक्रीज़ किस तरह से होती है, कौन सा लॉ लेके आना पड़ता है। ठीक है, बात समझेंगे हम यहाँ पे। और अभी प्रेसिडेंट साहब क्या है ना, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे। वो ऑर्डिनेंस क्या था वो भी हम समझेंगे और इस ऑर्डिनेंस से एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे और कुछ सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, जो हमारे वैल्यूएशन में काम आता है। ठीक है, ये बात हम समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो समझते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट की जो सीट्स होती है ना, सीट्स कौन सी, जजेस की जो सीट्स होती है वो इंक्रीज़ कैसे होती है। ठीक है, अभी तो टोटल 34 सैंक्शन सीट्स हैं। ठीक है, मतलब कि टोटल मतलब मैक्सिमम 34 जजेस बैठ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी कितने बैठ रहे हैं एक्चुअली में, 32 बैठ रहे हैं। 32 करंट जजेस हैं। ठीक है, मतलब 2 के भी वैकेंसी चल रही है। ठीक है, तो अभी हम देखना चाहते हैं कि ये सैंक्शन सीट बढ़ती कैसे, कौन बढ़ा सकता है। इसको बढ़ाते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या करेगा, सीट्स को ये इंक्रीज कर सकता है। कैसे करेगा ये, एक आर्टिकल होता है 124 आर्टिकल 1। ठीक है, आर्टिकल 124 होता है जिसके द्वारा पार्लियामेंट लॉ बना करके कानून बनाएगा और कानून बनाने के बाद में क्या करेगा कि इसकी सीट्स है वो बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, सीट्स बढ़ जाती है तब अगर कोई जजेस वगैरह होता है, कोई नया जज है ना, न्यू जज है, अगर वो अपॉइंट हो रहा है तो इसको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। पार्लियामेंट क्या करता है, सीट बढ़ाता है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। लेकिन न्यू जज को का सिलेक्शन कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब किसको अपॉइंट करेंगे। किसको अपॉइंट करेंगे तो कोई ना कोई तो सिलेक्शन कमेटी तो होना चाहिए। उस सिलेक्शन कमेटी को क्या बोलते हैं, कॉलेजियम बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा कॉलेजियम में क्या होता है, हमारे चीफ जस्टिस साहब होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। टोटल 5 होने की टीम होती है जो कि नाम सेलेक्ट करती है और नाम को बेस से प्रेसिडेंट साहब के बाद प्रेसिडेंट साहब उनको अपॉइंट कर देते हैं। बात समझ में आ गया। मतलब कि यहाँ पे 3 किस्से से काम चल रहा है, पार्लियामेंट भी है, प्रेसिडेंट साहब भी हैं और हमारा कॉलेजियम भी। कॉलेजियम नाम सेलेक्ट करके देता है प्रेसिडेंट साहब को, प्रेसिडेंट साहब को अपॉइंट करते हैं और पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकता है। बात समझ में आ गई सर यहाँ पे सर। ठीक है, तो आर्टिकल 124 को यूज़ करके पार्लियामेंट सीट्स को बढ़ा सकती है। लेकिन अभी चूंकि पार्लियामेंट तो सेशन में ही नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं। एक होता है बजट सेशन जो फरवरी के आसपास चलता है, एक होता है मानसून सेशन, ठीक है, जो मानसून के आसपास आता है, एक होता है विंटर सेशन। ठीक है, टोटल 3 सेशन होते हैं। अभी बजट सेशन तो खत्म हो गया, मानसून सेशन आने वाला था, लेकिन इसके बीच में ही प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस कैसे जारी करते हैं, वो आर्टिकल 123 से इस्तेमाल करते हैं। 1 2 3 और काम हो जाता है प्रेसिडेंट का। मतलब कि हमने ऐसे याद करते हैं, मैंने इसे याद किया था कि प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस लेके आए और ऑर्डिनेंस कैसा लेके आए, इन्होंने कहा कि मैं आर्टिकल 124(1) को यूज़ करूँगा और मैं जो 34 सीट्स हैं अभी सैंक्शन मतलब मैक्सिमम 34 जने बैठ सकते हैं ना, मैं इसको बढ़ा करके 38 कर दूंगा। ठीक है, 38 सीट्स कर दूंगा। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है भाई। प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस की पावर है कि वो कोई भी कानून बना सकता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो उन्होंने बना दिया। 124 को यूज़ करके उन्होंने जो 34 सीट्स है उसको बढ़ा करके 38 सीट्स कर दिया। ठीक है, भी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या देखा था कि 34 सीट्स पहले इतनी थी, तो कितने वर्क कर रहे थे भाई, 32 वर्क कर रहे थे और 2 की तो यहाँ पे वैकेंसी थी। ठीक है, इन्होंने 4 नई सीट्स जोड़ करके टोटल 38 मैक्सिमम सीट्स कर दी। 38 मैक्सिमम सीट हो गई भाई। और यहाँ पे 32 अभी करंट में है और 2 की वैकेंसी। तो यहाँ पे क्या हुआ, 32 के साथ में इन्होंने 5 नए जे जोड़ आ गए। बस समझ में नहीं है, ये 4 कहाँ से नहीं जोड़ी, ऑर्डिनेंस से। पहले 34 थी, ऑर्डिनेंस से 4 नहीं आ गई, टोटल 38 हो गई। पहले 32 काम कर रहे थे, 2 की वैकेंसी थी, तो 5 नए आ गए ना, तो मैं 5 में 2 को से तोड़ लेता हूँ जो 2 नई वैकेंसी, और 3 को तोड़ लेता हूँ जो कि ऑर्डिनेंस पे काम आ गया। क्या मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा कि 5 नए जज को एंट्री मिल गई है, अपॉइंट कर दिया। किसने अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट साहब ने अपॉइंट किया। ठीक है ना। ये अपॉइंट कैसे होंगे, कॉलेजियम से। कॉलेजियम ने प्रेसिडेंट को कहा होगा साहब 5 को सेलेक्ट करो, और प्रेसिडेंट साहब ने चुपचाप साइन कर दिया होगा, उनको दे दिया होगा। ठीक है, तो 5 नए आ गए। 5 में से 2 तो ये पुरानी वाली वैकेंसी फिल हो गए और 3 कैसे हो गए, ऑर्डिनेंस वाले फिल हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 37 हो गए। मतलब अभी भी एक जने की तो वैकेंसी चली रही है। बात समझ में आ गई नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल ये कह रहा है, अब आर्टिकल का समझते हैं। वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये 2 वैकेंसी भरी है ना, तो ये 34 तो लॉ बना के आई थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये 4 तो ऑर्डिनेंस से आई है ना, 4 तो ऑर्डिनेंस से आई है। तो ये जो 3 नए जज बने ना, उनको कहा है कि ये तो ऑर्डिनेंस वाले जज हैं, ये
लो वाले जज हैं, समझ में आया? इन्होंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया है कि ये 2 कौन से हैं, लो वाले जज हैं, और 3 कौन से ऑर्डिनेंस वाले जज हैं। और इस ऑर्डिनेंस जज वाले जजेस की क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं कि भाई कि वो तो शानदार है, वो अपने बहुत इंटेलिजेंट है, हर चीज़ में बहुत बेटर है। ये कह रहा है आर्टिकल कि इनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है ना, अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, वो तकलीफ है, उसमें प्रॉब्लम है। क्रेडिबल तो फुल है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो थोड़ी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है ऑर्डिनेंस को लेकर के बहुत सारे इन्होंने जजमेंट दिए हैं ऑर्डिनेंस के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है डीसी वाधवा केस में, वाधवा केस जो हुआ था 1986 के अंदर में, उसमें इसने क्या कहा कि ऑर्डिनेंस को बार बार लाना, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ऑर्डिनेंस को बार बार लाना फ्रॉड है, फ्रॉड है। किसके साथ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ ये फ्रॉड है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट खुद ऑर्डिनेंस के पक्ष में नहीं है, वो कहता है कि यार ये बार बार लेके आते हैं नहीं ऑर्डिनेंस, ये फ्रॉड करते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन को, ये डीसी वाधवा में कहा। और इसने एक और जजमेंट दिया, बहुत फेमस जजमेंट है वो है कृष्णा कुमार सिंह केस, जो कि 2017 में आया था। इस समय पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ क्या कहा था? उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस है ना, ये एक एक्सेप्शनल टूल है, गवर्नमेंट को बार बार ऑर्डिनेंस लाके अपने काम नहीं कराने चाहिए। अगर आपको काम कराना है तो आपको प्रॉपर लॉ बनाना चाहिए, लॉ बना के काम किए आप, ऑर्डिनेंस बराबर आके आप अपने काम में चलाइए। ऑर्डिनेंस एक एक्सेप्शनल टूल है, एक इमरजेंसी टूल है ये सिर्फ और सिर्फ। पसंद में आगे मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा रुख देखे ना तो वो ऑर्डिनेंस को लेकर के अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि प्रेसिडेंट साहब ने जब ऑर्डिनेंस से 4 वैकेंसी बनाई ना, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, हम इन सीटों को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब जब खुद की बारी आई तब इन्होंने ऑर्डिनेंस को अच्छा माना, वरना तो ये कहते रहते कि ऑर्डिनेंस को बार बार लाना एक फ्रॉड है, ऑर्डिनेंस एक एक्सेप्शनल टूल है, एक इमरजेंसी टूल है। लेकिन जब खुद की सीट्स की बारी आई तब इन्होंने कहा कि नहीं, तब ऑर्डिनेंस अच्छा है, पसंद में नहीं। ये प्रॉब्लम है। वापस सुनो, आर्टिकल साफ कहता है कि हमें जज की क्रेडिबिलिटी पे कोई दिक्कत नहीं है, जज तो बहुत बेहतर है, वो सब इंटेलिजेंट थे जो जज सेलेक्ट हुए। ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस ही तकलीफ देगी है। आपने ऑर्डिनेंस से जो 4 नई सीटें बनाई ना, उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, थोड़े दिन रुक जाते हैं ना आप भाई। आर्टिकल कहता है कि अभी तो वैसे भी मानसून सेशन है, मानसून सेशन है, वो 1 या 2 महीने के अंदर में बनने, 1 या 2 महीने के चालू होने ही वाला था, ठीक है। तो आप रुक जाते, तब पार्लियामेंट लॉ बना देती, ठीक है, और लॉ बना करके आपको 4 नई सीट मिल जाती, आप तब नए जज को अपॉइंट करते ना। आपने तो ऑर्डिनेंस पे किया, आप खुद तो, वरना तो जब पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस यूज़ करती है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस यूज़ करता है, तो आप बहुत नेगेटिव चलते हो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब खुद की सीट बढ़ाने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस बहुत अच्छा है। तो ये कहने का आर्टिकल का पूरा बात यही है, ठीक है। अब ये बात करते हैं हम, ये ऑर्डिनेंस जो है, क्या ऑर्डिनेंस कब तक वैलिड होता है, ये तो सबको पता है, फिर भी बता देता हूँ। ऑर्डिनेंस वैलिड होता है जैसे कि पार्लियामेंट ने अभी पार्लियामेंट जब वापस रीअसेंबल होगी, रीअसेंबल कब होगी? मानसून सेशन में। तो जैसे ही रीअसेंबल होगी कि उससे 6 वीक के अंदर अंदर, 6 हफ्तों के अंदर अंदर पार्लियामेंट को लॉ बना के इस ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ेगा, तब जाके ही ये ऑर्डिनेंस कंटिन्यू हो पाएगा, एक तरह से ये एक्ट बन जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर लॉ नहीं बना, अगर ये पार्लियामेंट ने पास नहीं किया तो ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा, ये लैप्स हो जाएगा। लैप्स मतलब कि ये पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा, इसकी कोई वैधता नहीं रहेगी। अब सोच के देखो, अगर पार्लियामेंट ने पास नहीं किया तो ये 34 से 38 सेंक्शन हुए हैं, और 32 से 37 ये 5 नए आए हैं, जिसमें 2 तो लॉ वाले हैं और 3 ऑर्डिनेंस वाले। अब सोच के देखो, अगर ये ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया तो इन तीनों का क्या होगा? तो ये 3 अपने आप ही जजेस नहीं रहेंगे। ये 2 जो लॉ से आए ना वो तो जज बने रहेंगे, लेकिन ये 3 ऑर्डिनेंस से आए ना, ये तीनों को जज मानने से मना कर देगा। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद इन तीनों को बाहर निकाल देगा। अब क्वेश्चन आता है कि ऑर्डिनेंस तो बन गया, अपॉइंटमेंट भी हो गए, ठीक है ना, तो अपॉइंटमेंट हो चुका है, मतलब कि जज अभी बैठ चुके अपनी कुर्सियों पे, और पार्लियामेंट को रीअसेंबल होने में टाइम है। इसके बीच में अगर करीबन 2 मंथ का टाइम लगेगा, इस 2 मंथ के अंदर में इन 3 ऑर्डिनेंस वाले जज ने अगर कोई जजमेंट दिया तो क्या वो वैलिड होगा? तो गवर्नमेंट ने कहा कि बिल्कुल वैलिड होता है। क्यों? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल वैलिड होता है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का एक डॉक्ट्रिन है, इसको बोलते हैं डी फैक्टो डॉक्ट्रिन। इसका मतलब ये होता है कि जब ऐसा टाइम चल रहा होता है तब कि अपॉइंटमेंट हो गया है लेकिन पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, उसके बीच में अगर जज अपॉइंट हो गया, अगर ये 2 महीने के अंदर ये जो भी जजमेंट देगा उसको हम वैलिड मानेंगे।
ये डी फैक्टो डॉक्ट्रिन कहता है। वैलिड क्यों मानेंगे? ताकि जो पब्लिक है ना उसका सुप्रीम कोर्ट पे ट्रस्ट बना रहे, वरना पब्लिक में ऐसा ऐसा मैसेज नहीं आना चाहिए कि नहीं नहीं यार सुप्रीम कोर्ट का तो जजमेंट ही बदल गया, वो तो जज हट गए और सुप्रीम कोर्ट, तो क्या होगा, आम जनता जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट पे ट्रस्ट करना छोड़ देगी। नहीं नहीं यार सुप्रीम कोर्ट में जज बदलते रहते हैं, पता नहीं क्या कब, पता नहीं ये ऑर्डिनेंस आए या नहीं आए, एक केओस मच जाएगा पूरे इंडिया के अंदर में। इसीलिए उस केस को बचाने के लिए इन्होंने कहा कि हम डी फैक्टो डॉक्ट्रिन लेके आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा और वो लेके आ चुके हैं, जिसके हिसाब से सारे के सारे जो भी जजमेंट होंगे सारे के सारे वैलिड होंगे, ठीक है, ताकि पब्लिक में सुप्रीम कोर्ट का ट्रस्ट बना रहे। ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। आर्टिकल को वो जो मेन सिस्टम ये था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डिनेंस की तरफ एक नेगेटिव रुख है, ठीक है, जब प्रेसिडेंट इसको यूज़ करता है कोई वर्क करने के लिए, कोई दूसरा काम करने के लिए, कोई पॉलिसी वगैरह चलाने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डिनेंस की तरफ पॉजिटिव रुख हो गया जब सुप्रीम कोर्ट की सीट बढ़ाने की बारी आई। बस ये प्रॉब्लम है। और जो ऑथर ये कह रहे थे कि आप थोड़े दिन रुक जाते हैं ना, वैसे भी अभी तो मानसून सेशन आने वाला था, उस समय पे लो बना के आपकी सीट बढ़ा ही देते, और 2 महीने वेट कर सकते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये प्रोसेस पे दिक्कत है। आर्टिकल यही था। थैंक यू।